और हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा था एक नए टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, और बताने वाला था आप लोगों को कि इस बैटल ऑफ प्लासी में हुआ क्या, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, और इस बैटल ऑफ प्लासी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है और हमें पढ़ाया जाता है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था अपने एक वीडियो अनाउंसमेंट पार्ट 2 के वीडियो में कि और प्लीज़ बस कुछ दिन क्लियर हो जाइए, बस कुछ दिन मैं अच्छा सा माइक लेके यहाँ पे लगाऊंगा, आपको दिखेगा भी नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो कुछ दिन पूरे हो चुके हैं और हम लोगों ने एक नया माइक ले लिया है। जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। किसी को लग रहा होगा कि शो ऑफ कर रहा हूँ, वैसे जाने दीजिए, उन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हमारे इस माइक के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि ये सबसे पहला बैटल था जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लड़ा गया था इंडिया में, इसलिए इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और अब आ जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी की तरफ, क्वेश्चन से दूर हटके। तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानने से पहले मैं बैटल ऑफ प्लासी की पहले की बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। बैटल ऑफ प्लासी के पहले 1707 की बात मैं आपको कह रहा हूँ। ये वो साल था जब मुग़ल का सबसे आखिरी ग्रेट रूलर औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, और फिर इसके बाद जो भी इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, जो आज़ाद राज्य थे, जो कि छोटे छोटे थे, वो जब देखे कि इसके बाद औरंगज़ेब के बाद जो राजा आ रहे हैं वो ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के, तो जो छोटे छोटे राज्य थे वो ये चाहते थे कि अब हम भी एक्सपेंड हो, हम भी मुग़ल की तरह आगे बढ़ें, अपने किंगडम को आगे फैलाएं। तो इन्हीं सब लोगों में से थे एक अलवर्दी खान। अलवर्दी खान 1756 ये साल था जब वो बंगाल पे अटैक कर देते हैं अपने नाती सिराजुद्दौला के साथ मिलके, और फिर वो जीत भी जाते हैं, बंगाल को जीत जाते हैं, और अलवर्दी खान को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब अलवर्दी खान राजा बन गए, मतलब नवाब बन गए, तो जो नवाब होगा उसकी जो रूल्स होंगे वही सब रेगुलेटेड होंगे जहाँ पे वो राज्य कर रहा है। ये बात तो सही कह रहा हूँ मैं। तो ये जो बंगाल था वहाँ पे ब्रिटिशर्स ट्रेड कर ही रहे थे, मतलब लगभग पूरे भारत में ही ट्रेड कर रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा। और ये इन लोग मतलब ब्रिटिशर्स को काफ़ी छूट मिलती थी, काफ़ी प्रिविलेज मिलता था। क्योंकि जब वो आए थे तो मुग़ल रूलर जहांगीर के द्वारा उनको रॉयल फरमान दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग उनको काफ़ी सारे स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं और काफ़ी सारा छूट भी दिया जाता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं अलवर्दी खान मुग़ल डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है, तो वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि अब बंगाल से मुग़ल का राज्य तो ख़त्म हो चुका है, तो उसका रूल चलेगा ना। तो उसने क्या किया कि ब्रिटिशर्स को जो भी छूट मिल रहा था, जो भी स्पेशल राइट्स मिल रहे थे, उन सबको ख़त्म कर दिया। अब आपको टैक्स देना होगा, और पहले से बढ़ा के कर दिया होगा, मतलब नॉर्मल को जितना देना होता है उससे ज़्यादा बढ़ा के कर दिया। तो यही कारण हुआ कि ब्रिटिशर्स के अंदर जो अलवर्दी खान है और सिराजुद्दौला हैं उनके लिए एक कह सकते हैं एक दुश्मन सी भावना उत्पन्न हो गई, जो कि बाद में जाके सिराजुद्दौला को पता चलता है, तो वो ब्रिटिश के एक फैक्ट्री पे आक्रमण करके अटैक करके उसको अपने कैप्चर में कर लेते हैं। और यहाँ तक कि ब्रिटिश के हेडक्वार्टर जो कि कलकत्ता में था उस समय, वहाँ पे भी अटैक करके ऑफिसर्स को बंदी बना लेते हैं। अब फिर यही बात जब गवर्नर तक पहुंचती है, गवर्नर वहाँ उस समय का जो गवर्नर होगा उस तक, तो वो अपने जूनियर को कहता है, जाओ जूनियर, जाके कोलकाता को जीत के आओ, और मतलब अपने हेडक्वार्टर को जीत के आओ और सारे सिपाहियों को सुरक्षित लाओ। तो वो जूनियर और कोई भी नहीं था, वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जाते हैं सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए।
मतलब यहाँ पे लड़ाई होती है ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला। अब मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3000 सैनिकों की सेना थी और राइफल वगैरह थे, और जो सिराजुद्दौला थे उनके पास 50,000 से भी ज़्यादा की सेना थी, 40 तोपें थे और 10 वो बैटल में जो लड़ने वाले एलिफेंट्स होते हैं, मतलब वॉर एलिफेंट्स कह सकते हैं, वो थे 10। वो भी बहुत बड़े बड़े होते थे ना वो सब, तो वो थे। अब आप ही बताइए इस सब में से कौन जीतेगा? 3000 सैनिक वाले लोग जिनके पास राइफ़ल है, या फिर जिनके पास 40 तोपें, 50,000 से ज़्यादा लोग वगैरह वगैरह? आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि इस साइड के लोग जीतेंगे, मतलब सिराजुद्दौला जीतेंगे। रॉबर्ट क्लाइव का जीतने का कोई मतलब रीज़न बनता ही नहीं कि वो जीत ही नहीं सकते हैं एक तरह से। तो आपको भी मैं बता दूं, आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें चींटी हाथी के कान के अंदर घुस के उसको कितना परेशान कर देती है। तो वैसा ही रॉबर्ट क्लाइव भी करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव भी बहुत प्लान बनाते हैं और उस प्लान को रेगुलेट करते हैं। उनका प्लान क्या होता है कि सिराजुद्दौला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका गवर्नमेंट है, उसी को अपने अंडर में कर लो, उसी को ख़रीद लो, सिर्फ सिराजुद्दौला अलग हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, मतलब सेनापति थे, वो सिराजुद्दौला की आर्मी को कमांड किया करते थे। इतने बड़े पोस्ट के आदमी को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। आपको पता है कैसे किया? उन्होंने ये कह के अपने अंडर में किया कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, राजा बना देंगे। अब किसी को मन नहीं करेगा कि भाई मैं नवाब बन जाऊं, सबको मन करता है और करता भी होगा, लेकिन कोई चारा नहीं था, नहीं कर पाते थे। लेकिन अब यहाँ पे मौका मिल रहा है तो भाई चौका तो मारना ही होगा। तो वो भी अंडर में आ जाते हैं ब्रिटिश के और राज़ी हो जाते हैं। अब ब्रिटिश सिर्फ मीर जाफ़र को नहीं, और भी कुछ लोगों को, जैसे कि जगत सेठ, ओमी चंद, इन सब बहुत सारे अलग अलग लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को अपने अंडर में कर लेते हैं। और अब आता है बैटल का दिन, मतलब जिस दिन लड़ाई होता है। तो ये लड़ाई होती है 23 जून 1757 को। ये पूरे 11 घंटे की लड़ाई होती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये लड़ाई होती है प्लासी, जो कि बंगाल में ही एक जगह का नाम है, और भागवती एक रिवर के बगल में होता है, मतलब रिवर नदी के तट पे होता है, जो जिस नदी का नाम था भागवती। अब यही सब थे हमारे बैटल के नाम, मतलब बैटल ऑफ प्लासी के अंदर की फैक्ट्स। अब मैं आपको बता दूँ इसका रिज़ल्ट क्या होता है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि ब्रिटिश जीत जाती है, कि रॉबर्ट क्लाइव ने सही में बहुत अच्छा दिमाग लगाया था। वो जीत जाते हैं। फिर इसके इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता दूं। इसके इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि जो मीर जाफ़र हैं वो राजा बन जाते हैं, गद्दी को संभाल लेते हैं। और हाँ, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश ने ये भी कहा, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने ये भी कह के कंडीशन रख दिया था मीर जाफ़र को, हम जीत जाएंगे, हम आपको नवाब बना देंगे, लेकिन आपके सुप्रीम हम ही रहेंगे, ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। वो एग्री हो गए। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। मीर जाफ़र राजा बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं बंगाल का, और एक तरह से ब्रिटिशर्स के पपेट की तरह काम करते हैं। वो जो कहेंगे ब्रिटिशर्स, वही उनको भी करना होगा, वही चीज़ उनको रेगुलेट करना होगा। अब इसके दूसरा इफ़ेक्ट मैं आपको बता दूं, ये होता है कि जो मीर जाफ़र हैं वो पता नहीं क्यों अपने पोजीशन से, उनको जो पोजीशन मिला हुआ है उसके थ्रू वो खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको किसी और का सुन के करना होता है। तो यहाँ पे वो डच के साथ हाथ मिला लेते हैं। डच एक तरह से जो इंग्लिश वाले लोग हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके कॉम्पिटिटिव्स कहलाएंगे, मतलब दुश्मन। तो दुश्मन के साथ हाथ मिला रहे थे, और मीर जाफ़र ने कहा कि जाओ डच वालों, ब्रिटिशर्स पे हमला कर दो और जीत के आ जाओ, ताकि ब्रिटिशर्स का ऊपर से शासन उनका ख़त्म हो जाए और डच से उनकी दोस्ती हो जाए। और इसी के कारण बैटल ऑफ चिंसूरा का आविष्कार नहीं कह सकते हैं, बैटल ऑफ चिंसूरा होता है
मीर जाफ़र के कारण। और ये बैटल होता है नवंबर 25, 1759 को, और ये लड़ाई होती है डच और ब्रिटिश के बीच में। और यहाँ इस लड़ाई का रिज़ल्ट होता है कि ब्रिटिश वापस से जीत जाता है। वो जीत जाता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा रूलर मतलब सबसे पावरफुल आदमी घोषित कर देता है बंगाल का। मतलब मैं सबसे टॉप पे हूँ, मैं सुप्रीम हूँ तुम सबका, घोषित कर देता है लोगों को। उसके बाद क्या होता है कि जब कुछ सालों के बाद 1764 में जब पता चलता है कि मीर जाफ़र ही वो था जो कि डच को कहता है जाके लड़के आओ ब्रिटिशर से, तो उसको मीर जाफ़र को उसकी पोस्ट से हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बैठा दिया जाता है। और भी इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता दूं, बहुत ही लॉस होता है क्योंकि कितने सारे लोग मरे थे। मैं आपको बता दूं, सिराजुद्दौला की तरफ से 500 लोग मरे थे और 50 घायल हुए थे। और ब्रिटिशर्स की तरफ से 3000 लोग थे, तो उसमें से सिर्फ 50 मरे और 17 घायल हुए, तो बहुत कम था। अब मैं आपको बता दूं कि जो मीर कासिम है, जो कि अब अगला राजा बन जाता है मीर जाफ़र के जगह पे, और वो दामाद रहते हैं मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम, वो अब गद्दी पे आ गया है। इसके बाद की जो स्टोरी हमारी कहलाती है वो कहलाती है बैटल ऑफ बक्सर। और इस वीडियो में मेरे को सिर्फ बात करनी थी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है, चलता हूँ और अगले वीडियो में वापस से मिलता हूँ। बहुत लंबा गया ना वीडियो। अरे वो लास्ट वाला बोलना। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू बताने के लिए। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे जाके कमेंट्स में लिख दीजिए कि वीडियो बहुत अच्छा था, या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप ज़रूर लिख सकते हैं। और रेड कलर का जो बटन दिया होगा सब्सक्राइब करने के लिए, उसको ज़रूर क्लिक कर दें, और बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जल्द से जल्द पता चल सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको ये दिख रहा है कि ये 1 हफ्ते से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में बैटल ऑफ बक्सर का लिंक मिल जाएगा। तो चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। I gave you my heart.